ससुराल में रत्ना का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह उसकी सास केतकी उससे कहती है, बहू गरम गरम रोटी बना कर लाओ, हम रोज सुबह रोटी ही खाते हैं। जी माँ जी। ये कहकर रत्ना ने अपनी बहती हुई नाक को हाथ से पोंछ लिया और वो रसोई में चली गई। बिना हाथ धोए वो रोटी बनाने लगी। उसने अपनी सास, पति और ससुर के लिए रोटी बना ली। चलो हो गया, अब टेबल पर रख देती हूँ। रत्ना रोटी लेकर टेबल के पास जा ही रही थी कि तभी उसकी नाक बहकर ऊपर की रोटी पर गिर गई। रत्ना ने बिना देखे रोटियों को टेबल पर रख दिया। उसका पति सोमेश आया और उसने ऊपर की रोटी को उठा लिया। अरे वाह, गर्मा गर्म रोटी, ऊपर से देसी घी लगाई हो, कमाल ही कर दिया तुमने तो। देसी घी? लेकिन रत्ना ने अब देखा कि रोटी पर क्या गिरा हुआ है। वो मना करने जा ही रही थी, लेकिन तब तक सोमेश रोटी मुंह में घुसा चुका था। अरे ये क्या है? ये तो सोमेश ने वहीं पर उल्टी कर दिया। रत्ना की सास केतकी और ससुर मनोहर दौड़ कर आए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या खा लिया तूने? रत्ना मन ही मन भगवान को बुलाने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या उन्हें समझ में आ गया? क्या वो बता देंगे? मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन सोमेश को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, पता नहीं माँ, कुछ तो ऐसा था जिससे मुझे उल्टी आ गई। ठीक है बेटा, पानी पीकर थोड़ी देर के लिए सो जा। सोमेश चला गया। रत्ना की जान में जान आई। हश, चलो अच्छा है, उन्हें समझ में नहीं आया। रत्ना की नाक से फिर पानी बाहर आया। उसने नाक से पानी को नाक के अंदर खींच लिया ताकि किसी को समझ में न आए। रत्ना की ये बीमारी काफी पुरानी है। उसे बहुत जल्द ठंड लग जाती है और उसकी नाक बहने लगती है, लेकिन उसने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। वो गांव से है। बचपन में जब उसकी नाक बहती थी, उसकी माँ उसे कहती थी, बेटी नाक बह रही है, ये ले मेरे आंचल से पोंछ ले। रत्ना वही करती थी। एक दिन रत्ना ने अपने माता पिता से कहा था, पिताजी हमेशा मेरी नाक बहती रहती है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। ये सुनकर उसके पिता ने कहा था, बेटी हम गरीब मजदूर हैं, यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं, तुझे इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास कैसे ले जाएं? हाँ बेटी, सिर्फ सर्दी जुकाम ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन रत्ना का जुकाम कभी ठीक नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही चला गया। उसकी नाक से हमेशा पानी गिरने लगा और वो कभी अपने कपड़े से तो कभी हाथ से पोंछने लगी। स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं घर पर ही रहूंगी। हाँ, वैसे भी स्कूल जाके क्या ही होगा, किसी घर में बहू बन के ही तो जाना है, तू घर के काम काज सीख ले। रत्ना वही करने लगी। उसके सर्दी जुकाम के कारण गांव की लड़कियों ने भी रत्ना से दोस्ती तोड़ ली। रत्ना, आज से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। क्यों री, मैंने क्या किया? हमेशा तेरी नाक बहती रहती है, तू अपने पूरे बदन से उसे पोंछती है और उसी हाथ से हमें छूती है, और हमेशा हमारे सामने छींकती भी है, इससे जीवाणु फैलते हैं। तू घर जा, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगी। रत्ना घर चली आई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वो जवान हो गई। उसकी शादी भी हो गई। उसने ससुराल में पहला कदम रखा। केत की आरती की थाली ले आई। उसमें एक जलता हुआ दिया जल रहा था। मेरी नई बहू घर आई है, पहले आरती कर लेती हूँ। केत की आरती करने लगी, लेकिन तभी रत्ना ने इतनी जोर से छींका कि दिया बुझ गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो अपशगुन है। क्षमा कर दीजिए माँ। क्या माँ, ये अपशगुन बोल के कुछ नहीं होता। चलो रत्ना को अंदर जाने दो। रत्ना अंदर गई और अगले दिन रोटी बनाते हुए उस पर नाक का पानी गिरा दिया। सोमेश अपने कमरे में जाकर सो गया। केतकी ने रत्ना से कहा, बहू तुम घर साफ कर लो, उसके बाद दोपहर का खाना बना देना। जी माँ जी। रत्ना घर के काम करने लगी, लेकिन उसकी नाक से जगह जगह पानी गिरने लगा। तभी उसके ससुर मनोहर वहां से जा रहे थे। उनका पैर नाक की पानी पर पड़ा और वो फिसल गए। मनोहर बहुत जोर से गिर पड़ा। उनकी कमर में चोट लग गई। अरे बाप रे, मर गया। अरे मेरा कमर। अरे केतकी फिर से दौड़ कर आई और उसका पैर भी नाक के पानी पर पड़ा और वो भी गिर गई। अरे बाप रे, मर गई रे। अरे ये क्या था, कौन जैसा? अरे मेरे पैर के नीचे भी आया था, पता नहीं क्या है। अरे बाप रे। दोनों दर्द से चिल्लाते रहे। रत्ना ने दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला दिया और फिर वो काम करने लगी। उसकी नाक बहने लगी और वो इधर उधर पोंछने लगी, कभी पर्दे पर तो कभी सोफे पर, कभी अपने आंचल पर तो कभी अपने बिस्तर पर। 2 दिन में पूरा घर जुकाम के दागों से भर गया।
लेकिन रत्ना को अकल नहीं आई। एक दिन वो खाना बना रही थी, तभी सोमेश ने देखा कि रत्ना की नाक बह रही है और वो अपने हाथ से उसे साफ कर रही है और फिर बिना हाथ धोए उसी हाथ से आटा गूंद रही है। रत्ना, ये क्या कर रही हो तुम? तो उस दिन रोटी पे देसी घी नहीं थी? नहीं जी, वो मेरी नाक से पानी गिर गया था। है? लेकिन तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हो? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा। कब से है तुम्हें जुकाम? बचपन से, कभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ केतकी और मनोहर भी आ गए। अच्छा, तो उस दिन मेरे पैर के नीचे गोंद नहीं था। ये क्या बहू, पूरे घर में इस तरह जीवाणु क्यों फैला रही हो? ये अच्छी बात नहीं है बहू, डॉक्टर के पास चलो। नहीं, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। रत्ना डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं हुई। तीनों ने रत्ना को मनाने की हर एक कोशिश की, लेकिन वो तीनों ही नाकाम रहे। सुमेश का दोस्त सुहास डॉक्टर था। सुमेश ने कॉल लगाया और सब कुछ बताया। सुहास ने कहा, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता सोमेश, भाभी को मेरे पास ले आना होगा। ये क्रोनिक रोग है, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अरे लेकिन वो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रत्ना ने किसी की बात नहीं सुनी। ऊपर से वो आइसक्रीम खाने लगी, हर रात को नहाने लगी, फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने लगी। केतकी ने बार बार मना किया, बहू वैसे ही हमेशा तुम्हारी नाक बहती रहती है, ये सब ठंडी चीजें मत खाया पिया करो, उससे ये रोग और बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप फालतू में चिंता मत कीजिए। रत्ना को कोई बात मनाने से आसान तो हिमालय पर चढ़ना था। केतकी गुस्सा हो गई। वो अपने पति और बेटे से कहने लगी, ये कैसी बहू लाई हो घर में, गवार है, हमेशा नाक बहाती रहती है, ऊपर से एक भी बात नहीं सुनती। चारों तरफ गंदगी करके रखी है उसने, उसकी वजह से अब हम सब बीमार ना पड़ जाएं। और वही हुआ। रत्ना की वजह से बाकी तीनों को भी जुकाम लग गया। तीनों की नाक बहने लगी और तीनों ही छींकने लगे। बहू, तुम्हारी वजह से हम भी भुगत रहे हैं। चलो सभी मिलकर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बाबूजी, कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए पैसे खर्च नहीं करते। रत्ना किसी की बात नहीं सुनती थी, लेकिन उसे बच्चा बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने पति से कहती थी, सुनिए जी, मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर सोमेश को एक आइडिया आया। कुछ ही दिनों के अंदर रत्ना गर्भवती हो गई। रत्ना, अब तुम माँ बनने वाली हो, अब तो डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो बच्चा तंदुरुस्त कैसे पैदा होगा? हाँ चलिए, बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोमेश ने सुहास को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सुहास ने पहले से एक बच्चे की छींकने की आवाज रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में रख दिया। सोमेश रत्ना को लेकर सुहास के पास गया। सुहास रत्ना के पेट पर स्टेथोस्कोप रखकर टेस्ट करने के बहाने उसने कंप्यूटर पर बच्चे के छींकने की आवाज को चला दिया। ये क्या हो रहा है? बच्चे की हालत बुरी है भाभी, बच्चे को जुकाम है। अगर अभी से ऐसी हालत है तो बाद में बुरे से बदतर हो जाएगा और शायद बच्चा पेट में ही मर जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को जिंदा रखना है। तो फिर आपको अपना जुकाम ठीक करना पड़ेगा, करेंगी ना? हाँ, अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सुहास ने दवाई दी और रत्ना दवाई खाने लगी। सोमेश बहुत खुश हुआ। उसका प्लान काम कर गया। कुछ ही दिनों के अंदर रत्ना का जुकाम ठीक हो गया। उसकी नाक बहनी भी रुक गई और घर के सभी लोग ठीक हो गए। 9 महीने बाद रत्ना ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया। उसके बाद से रत्ना पूरी तरह बदल गई और सबकी बात सुनने लगी। इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। उर्मिला, ये तेरी नौकरानी है क्या? हाँ, कह सकती है। वैसे ये मेरी देवरानी है, लेकिन है नौकरानी जैसी। ये सुनकर शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उर्मिला ऐसी ही थी। जब शेफाली की इस घर में शादी नहीं हुई थी, तब उर्मिला अपनी सास पर भी छड़ी घुमाती थी। उर्मिला इस परिवार की बड़ी बहू है। उर्मिला की सास कौशल्या उर्मिला को हमेशा संभाल कर चलती है, क्योंकि उर्मिला का पिता बहुत अमीर है। माँ जी, मेरे लिए जूस भिजवा दीजिए जल्दी। हाँ बहू, मैं भिजवाती हूँ। कौशल्या ने नौकर को बुलाया। रामू, अरे ओ रामू, बड़ी बहू के लिए जूस लेकर आ। अभी आता हूँ मालकिन। उर्मिला को जूस मिल गया। उर्मिला ने कहा, ठीक है माँ, आप जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। कौशल्या चली गई। उर्मिला का पिता कौशल्या के पति का दोस्त था। कौशल्या के पति ने बड़ी मेहनत से एक कंपनी खड़ी की थी, लेकिन वो कंपनी लॉस में चल रही थी। एक दिन कौशल्या के पति ने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी और हम रास्ते पर आ जाएंगे। तो क्या करे इस कंपनी को बचाने के लिए? अभी के अभी 10 करोड़ रुपए चाहिए। एक काम करता हूँ, रोहित के साथ मनोज की बेटी की शादी करवा देता हूँ, उससे दहेज में 10 करोड़ ले लूंगा।
मनोज यानी कि उर्मिला के पिता खानदानी अमीर थे। शादी की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, शादी भी होगी और पैसे भी मिलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी उस घर में रानी बन के रहे। हाँ। और उसके बाद कौशल्या के साथ रोहित की शादी हो गई। कंपनी भी बच गई और कौशल्या के पति का देहांत भी हो गया। तब से उर्मिला ही उस कंपनी की असली मालकिन है और वो सबके ऊपर छड़ी घुमाती रहती है। रोहित का छोटा भाई अनुज बहुत शांत स्वभाव का था। उसे पैसे नहीं चाहिए थे। अनुज कहता था, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगा, मुझे तो बस शांति चाहिए। अनुज शेफाली नाम की एक लड़की से प्यार करता था। शेफाली बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। जब ये बात कौशल्या को पता चली तब वो बहुत गुस्सा हो गई। क्या एक गरीब घर की लड़की इस घर की बहू बनेगी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। माँ, शेफाली बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार मिल तो लो। नहीं, मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी। कौशल्या ने साफ साफ मना कर दिया। उधर उर्मिला से घर के सारे नौकर परेशान थे। ये उर्मिला मालकिन हमसे कितना काम करवाती है, बात बात पर मारती है। इस तरह हम यहाँ काम नहीं कर सकते। हम सब काम छोड़ देते हैं, तब इनको समझ में आएगा। सभी नौकरों ने काम छोड़ दिया। उर्मिला और कौशल्या परेशान हो गई। अब घर का काम कौन करेगा? मेरा काम कौन करेगा? चिंता मत करो बड़ी बहू, मैं नौकर ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन कोई उस घर में काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। तब एक दिन उर्मिला ने कौशल्या से कहा, सुनिए माँ जी, मैंने सुना है अनुज किसी गरीब घर की लड़की से प्यार करता है। हाँ करता तो है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नहीं माँ जी, आप अनुज से उस लड़की की शादी करवा दीजिए। ये क्या बोल रही हो बड़ी बहू, वो गरीब घर की लड़की है, इसीलिए तो वो लड़की हमारी मुफ्त की नौकरानी बनकर रहेगी। उससे शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं आपसे सारा काम करवाऊंगी। ये सुनकर कौशल्या डर गई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो गुस्से से अपने ही मन में सोचने लगी, बड़ी बहू हमेशा मुझसे बदतमीजी करती है, मेरे साथ भी नौकर जैसा बर्ताव करती है, पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अभी कौशल्या को उर्मिला की बात माननी ही पड़ी। अनुज बहुत खुश हुआ। उसकी पसंदीदा लड़की से उसकी शादी होने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उसकी शादी हो गई और शेफाली ससुराल चली आई। शेफाली दुबली पतली काली लड़की थी। उसे देखकर उर्मिला हंसने लगी। क्या देवर जी, तुमने इस लड़की को पसंद किया है? हमारे घर की नौकरानियां भी इससे सुंदर है। सुंदरता तो इंसान के अंदर होती है भाभी, शेफाली बहुत अच्छी लड़की है। जेठानी जी प्रणाम, आप मुझसे जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। वो तो तुम्हें करना ही होगा, इसीलिए तो लाई हूं तुम्हें इस घर में। जाओ अब मेरे लिए जूस बनाओ। जी जेठानी जी। शेफाली काम पर लग गई। उर्मिला उससे दिन भर मेहनत करवाने लगी। पहले 10 नौकर जो काम करते थे, शेफाली अकेली वही सब करने लगी। जेठानी जी, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। उर्मिला नहाने गई, लेकिन पानी में उंगली डालते ही वो चिल्ला उठी, आह ये क्या है, इतना गर्म पानी, मुझे मारने का प्लान है क्या? नहीं जेठानी जी, गलती से हो गया, थोड़ा ठंडा पानी मिला लीजिए, ठीक हो जाएगा। तू मुझे ऑर्डर कर रही है, मुझे सिखा रही है कि करना क्या है, ये ले। ये बोलकर उर्मिला ने शेफाली के ऊपर गर्म पानी डाल दिया। आह! शेफाली के हाथ पैर जल गए और जगह जगह पर छाले पड़ गए। रात को ये देखकर अनुज ने कहा, शेफाली तुम्हें मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर जेठानी जी नहीं होती तो हमारी शादी भी नहीं होती। उनके लिए काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगले दिन उर्मिला की सहेलियां पार्टी करने के लिए घर पर आईं। शेफाली, ए शेफाली की बच्ची, हम सब के लिए ड्रिंक्स और खाना लेकर आ। आती हो जी। शेफाली खाना और ड्रिंक्स लेकर आई। उर्मिला की एक सहेली ने पूछा, उर्मिला ये तेरी नौकरानी है क्या? हाँ कह सकती है, वैसे ये मेरी देवरानी है, लेकिन है नौकरानी जैसी। शेफाली खाना और ड्रिंक्स ले जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। वो सब उर्मिला की सहेली के ऊपर गिर गया। ये कैसी नौकरानी है तेरी, मेरी ड्रेस खराब कर दी, मेरी सहेलियों का अपमान कर रही है तू? हाँ ये ले, ये ले। शेफाली मार खाने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया जेठानी जी, मुझे मत मारिए। उर्मिला ने शेफाली को खाना नहीं दिया। 2 दिन तक लगातार बिना खाना दिए उससे काम करवाती रही। उर्मिला से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। रोहित के साथ भी उसका रिश्ता ठीक नहीं था और कौशल्या भी अंदर ही अंदर उर्मिला को पसंद नहीं करती थी। एक दिन कौशल्या ने उर्मिला से कहा, बड़ी बहू इस घर में अब नौकर नहीं है, वो अकेली लड़की कितना कुछ करेगी, तुम कभी कभी उसका हाथ तो बटा सकती हो ना। क्या आप मुझे घर के काम करने के लिए कह रही हैं? उर्मिला गुस्सा हो गई। उसके सामने फल काटने वाला चाकू था। उर्मिला ने कौशल्या पर चाकू चला दिया। कौशल्या जख्मी हो गई। आह! रोहित वहां पर आ गया। उर्मिला ये क्या किया तुमने? भूल मत जाओ कि ये मेरी माँ है। तुम भी भूल मत जाओ कि मेरे पापा ने 10 करोड़ रुपए देकर तुम लोगों को बचाए है। तो क्या कुछ भी करोगी तुम?
हाँ हाँ, मैं कुछ भी करूंगी। मैं अभी पापा के पास जाऊंगी और तुम लोगों पर केस करूंगी। उर्मिला कमरे से निकली और सीढ़ियों के पास उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसी वक्त उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, दिमाग पर चोट लगी, अभी उन्हें रेस्ट और सेवा की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनकी सेवा करूंगी। मैं ठीक करूंगी अपनी जेठानी को। एक तरफ उर्मिला और एक तरफ कौशल्या, शेफाली दोनों की सेवा करने लगी। दिन रात दोनों के लिए खाना बनाने लगी। उर्मिला के कपड़े बदलने लगी, यहाँ तक कि उर्मिला का डायपर भी बदलने लगी। धीरे धीरे दोनों ही ठीक हो गए। उर्मिला ने शेफाली से कहा, शेफाली, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बहन। हाँ छोटी बहू, मैं भी तुम्हें इस घर की बहू के तौर पर नहीं चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। माँ जी, जेठानी जी, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य है। आज से हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। तीनों एक दूसरे के गले लग गए। सभी एक साथ रहने लगे, मिल बांट कर काम करने लगे। घर के नौकर भी शेफाली के कहने पर लौट आए। शेफाली सबके दिलों में राज करने लगी और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।